सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. Clear? So this is a new concept. I think which you might have not read in your +1 or +2 class. तो इस पे जरा ध्यान से देखें, नया टॉपिक है आपके लिए. तो मैं 1 बाय 1 आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा. अभी तक हमने जो 2 ऑनलाइन क्लासेस पहले वहाँ उस पे टेलीग्राम पे जो अटेंड की थी, उसमें हमने अभी तक बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था. क्लियर? लेकिन आपको मालूम है कि हमारी क्लास में अभी तक मेरे साथ इस पे टेलीग्राम पे 243 स्टूडेंट्स लिंक कर चुके हैं और आप में से बहुत सारे ने वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे. शायद 70 या एक में 100 टच कर गया था सेकेंड वाली क्लास में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्सेंट रह गए थे, लिंक नहीं हो पाए थे. तो उनके लिए मैं वो बोहर मॉडल, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बाद में. लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये चीज़ें आपने +1 में पढ़ी हुई हैं, +2 में पढ़ी हुई हैं, तो ये मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये नया टॉपिक हम ले रहे हैं. तो जैसे आपको कहा था हमने कि बोहर मॉडल ऑफ एटम, फिर से मैं वो आ रहा है उसी के पॉइंट पे. उसका मेन पॉइंट था कि यदि सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और उन पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. क्लियर? तो ये था उसका मेन पॉइंट्स. सबसे मेन पॉइंट था उसका कि उसने सर्कुलर पाथ में बोला था. क्लियर? तो जैसे रदरफोर्ड में था तो उसने नहीं कहा था, उसने क्या कहा था, रदरफोर्ड मॉडल में ये कहा था कि इफ वी टेक दिस एटॉमिक मॉडल, कंपेयर इट विद ए वाटरमेलन. ठीक है, उसने क्या माना था इसको, एक वाटरमेलन मान के कि द मॉडल ऑफ द एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन वेयर this nucleus is embedded in the center of that watermelon, and these electrons they are placed like the seeds present in the watermelon. क्या कहा था उसने कि रदरफोर्ड ने कहा था कि यदि हम एटम को एक वाटरमेलन मान के चलें तो मान लो कहाँ पे न्यूक्लियस, उसके सेंटर ऑफ दी जो वाटरमेलन है वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो बीज पड़े होते हैं, जैसे बीज पड़े होते हैं उसमें, उस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे. तो उसने नहीं माना था ये सर्कुलर पाथ वाला. लेकिन बोहर मॉडल ने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विच आर नोन एज ऑर्बिट्स. तो ये था इसका मेन पॉइंट. लेकिन इस मेन पॉइंट को सबसे बड़ी सेटबैक लगी 2 न्यू डिस्कवरी से, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सेटबैक क्या थी कि डी ब्रोगली कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बिहेव बोथ एज वेल एज अ पार्टिकल एज वेल एज ए वेव, मीन्स इट हैज ड्यूअल करेक्टर. तो वहां से प्रॉब्लम आई. जब हम सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की बात करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या माने, एक पार्टिकल की फॉर्म में माने कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल लाइक दिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, एक डॉट की तरह एक सिर्फ पार्टिकल है. लेकिन
ऐसा नहीं है। डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो ये दोहरा करेक्टर है इसके पास। दूसरा पॉइंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास फिक्स्ड, यदि ये फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तब तो इसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों हमें मालूम हो जाएगी एक्यूरेटली। लेकिन क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद कंप्लीट एक्यूरेसी। ये कहता है कि दोनों एक साथ में दोनों पोजीशन और मोमेंटम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी हम एक साथ करेक्टली मीन्स एकदम एक्यूरेट वैल्यू के साथ मेजर नहीं कर सकते। देयर विल बी प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसकी वैल्यूज में क्या होगा, एरर होगा। तो ये पॉइंट्स थे। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से इस मॉडल में हमारे को प्रॉब्लम आई। किसमें? बोहर मॉडल में। ये दोनों पॉइंट्स जो थे इसके, ये वाले डी ब्रोगली का इक्वेशन और इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सेटबैक थे दोनों इस मॉडल के लिए। सो प्रॉब्लम, अब इन दोनों लॉ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फिर हमने एक नई अप्रोच की ज़रूरत पड़ी। अब जाहिर है एक नया मॉडल देना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट ने एक नई अप्रोच को अपनाया विच इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या है इसमें अब जाके जैसे मैंने कहा यहाँ तक तो हमने ये लिखा था कि वाला जो दोनों को क्लासिक, ये वाले पॉइंट, ये जो थ्योरी थी जिसमें बोहर मॉडल को हम कंसीडर कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स, वो वाले पॉइंट्स आते क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट था, ठीक है। बट दिस क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम करेक्टली। तो अभी प्रॉब्लम आई कि ये इन दोनों, ये जो डी ब्रोगली जो इक्वेशन थी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इनको डिस्क्राइब नहीं करता। इसलिए यहाँ पे इस मॉडल को यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो हम किस पे गए? नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेव लाइक करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम वेव लाइक करेक्टर के ऊपर आएंगे। सेकंड पार्ट जो था उसका, पार्टिकल लाइक नेचर फेल कर गया यहाँ पे। तो अब वेव लाइक नेचर के ऊपर हम यदि इसको नया मॉडल देने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, ठीक है। इसी का ही, इस नई अप्रोच का नाम ही क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स है। इन 1926 इट वाज गिवन बाय टू मैन, बर्नर हेजिनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। तो ये दो साइंटिस्ट थे भाई। हेजिनबर्ग वही जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, बर्नर हेजिनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। तो ये दो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम दिया। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए जो स्टार्ट होगा वो होगा, तो श्रोडिंगर का जो वेव मॉडल था उसको हम देखते हैं क्या है एक्चुअल में। लेट्स डिस्क्राइब दैट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है उसको, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं भाई, क्लियर। एंड दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन moving in 3-dimensional space around the nucleus is given by del square। इसको d नहीं है ना, अभी हम d की फॉर्म में चलेंगे, लेकिन एंड में जाके इसको हम करली इस घुमा देते हैं d को, d की तरफ से e वाला ऐसे। सो del square psi over del x square plus del square psi over del y square plus del square psi over del z square plus 8 pi square m over h square into e minus b times psi equal to 0. This is the equation, clear? So this is the Schrödinger wave equation। और इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में और लिखा जाता है इस फॉर्म में। ये जो तीन इक्वेशन में ये पार्ट है, इसको हम शॉर्ट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल, दिस इज कॉल्ड कैपिटल डेल। सो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस v
टाइम्स साई इक्वल टू 0। क्लियर? वेयर, अब ये क्या था, दिस डेल स्क्वायर होल डेल स्क्वायर, दिस इज नोन एज लैप्लेसियन ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, इसको वहां से लिया गया है, दिस इज विच इज कॉल्ड लाप्लेसियन, स्पेलिंग ए वाला, ठीक है, लाप्लेसियन ऑपरेटर। तो विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डेल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ भी दिख रहा था आपको, यदि इसमें से तीनों में साई लगा है, यदि आप साई कॉमन ले लें तो ये अंदर का पार्ट, ए वाला पार्ट बच जाएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट रह जाएगा। तो ये दिस इज डेल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे किया गया शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। क्लियर? तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्लियर भाई? लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन। हाउ वी कैन डिराइव दिस? तो श्रोडिंगर ने क्या किया भाई, श्रोडिंगर अज्यूम्ड दैट nucleus of an atom is surrounded by a vibrating electron waves which are similar to the stationary waves or also called standing waves produced by a vibrating string fixed between 2 points as shown in the figure। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये फिगर क्या कहता है, ये कहता है श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड, अब वाइब्रेशन बताया, अब नहीं है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, अब है दैट बताया था मैंने आपको वेव ट्रेल, जब हमने उसका पॉइंट वो किया था, इसी का ही बोहर मॉडल का सेकंड पॉइंट MBR इज इक्वल टू NH/2 कि नाउ अ वेव ट्रेल इज मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स और वाइब्रेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब वहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं, बल्कि एक वेव ट्रेन वहाँ पे वाइब्रेट कर रही है न्यूक्लियस के अराउंड पे। क्लियर? लाइक दिस, ये वाला कभी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये अराउंड द न्यूक्लियस, इस वे में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव वाइब्रेट कर रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन वेव को श्रोडिंगर ने एक रस्सी जो कि किसी दो पोल के ऊपर बंधी हो, ये वाली रस्सी, ठीक है, ये क्या कहता है कि ही कंसिडर्ड दिस vibrational motion of electron around the nucleus compared with the vibration in a string which is attached at two ends A and B, किन्हीं दो पोल्स के ऊपर बंधी हुई हो, उसको हम उठाएं बीच में से, ठीक है, यहाँ से उठाएं और उसमें एक वाइब्रेशन दें। तो कैसे करेगी गो भाई, एक बारी में ऐसे जाएगी, है ना, ये वाली, फिर दूसरा पॉइंट उसके जब इस एंड से नीचे आएगी ये वाले, तो इस टाइप की उसमें वाइब्रेशन जनरेट होंगी। क्लियर? तो सेम इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस वाइब्रेशन को, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन है, उसको उसने एक स्टैंडिंग वेव, इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव, जो दो पोल के बीच में एक रस्सी में वाइब्रेशन हो रही है, उसको स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं, उससे कंपेयर किया। तो जो इक्वेशन स्टैंडिंग वेव के लिए अप्लाई होती है, वो इक्वेशन हम वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ऐसी स्टैंडिंग वेव्स के लिए जो इक्वेशन रहती है वो रहती है साई इक्वल टू A साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। क्या रहती है इक्वेशन इज साई इक्वल टू साई, ठीक है, इसको कहते हैं साई, स्पेलिंग PSI, लेकिन P साइलेंट रहता है, तो साई ही बोलते हैं हम इसको। ग्रीक लेटर है, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा जितने भी आप सारे +1 2 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो साई इज ए ग्रीक लेटर, साई इक्वल टू A साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। दिस इज द इक्वेशन विच इज अप्लाइड फॉर ए स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो यही अब हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करके मान के चले, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वेव को भी किसके बराबर माना है, स्टैंडिंग वेव के बराबर, ठीक है। तो यहां से साई बिकम्स इक्वल टू दिस, वेयर साई इज कॉल्ड, साई को कहते हैं, हम कहते हैं भाई, इसका नाम जो बोलेंगे आप वेव फंक्शन, इसको शॉर्ट में साई, मैथमेटिकली तो साई यूज करते रहेंगे, लेकिन इसका मीनिंग जो रहेंगे, जो असली नाम जो है वो दैट इज वेव फंक्शन, एंड दिस रिप्रेजेंट्स
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये जो वेव हमारे साथ एसोसिएटेड रहेगी इलेक्ट्रॉन के साथ, उसका ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिप्रेजेंट करती है। ए इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 2 पाई ये दोनों कांस्टेंट हैं, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, ठीक है, ये उस वेव का वेवलेंथ है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा होगा। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ एक बार इस क्वेश्चन पे आप सब पहुंच गए, जो मैंने बात कहा कि साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। अब हमने इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज बिहेविंग लाइक ए स्टैंडिंग वेव, तो हम उस पर भी यही अप्लाई करके मान के चल पड़े हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस, से इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बन जाएगा डी साई ओवर डी एक्स। और राइट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, तो जितना भी इसके पार्ट लगा होगा वो उतना ही लग जाएगा, यानी कि कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। लेकिन उस एक्स की भी डिफरेंशिएशन होती है, उसकी वजह से 2 पाई ओवर ए एक्स मान लो, यानी कि कॉस साइन ए एक्स है, मान लो ए माने इसको स्मॉल ए, तो ए उस आगे आ जाएगा, है ना। ए एक्स की जब डिफरेंशिएशन होगी उसमें से ए पार्ट कांस्टेंट पार्ट यहाँ लग जाएगा। सो ये पहले ही कांस्टेंट था तो एज इट इज रहा, ए 2 पाई ओवर लैम्डा कॉस ऑफ 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स, ये बन गई डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट डिफरेंशिएशन। देन अगेन डिफरेंशिएट दिस, यानी कि गो फॉर द सेकंड डिफरेंशिएशन, डी स्क्वेयर ओवर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये पार्ट तो पहले ही बचा हुआ था ऊपर से वाला, है ना, लेकिन एक बार जब इस कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स की फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार फिर ये टर्म आगे आएगी, तो दिस इज सेकंड टाइम 2 पाई ओवर लैम्डा, और कॉस की जो डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। क्लियर? अब इसको खोल देते हैं। जब इसको इकट्ठा किया हमने, 2 पाई से 2 पाई मल्टीप्लाई मीन 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा मीन लैम्डा स्क्वायर, सो माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ए को हम अंदर ले गए, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ जोड़ने के लिए, ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसको आप चेक करें भाई, तो ये डबल डिफरेंशिएशन करने पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास था इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज साई इक्वल टू ए साइन, इसकी राइट हैंड साइड वही है, वहां पे भी ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। सो राइट दिस इक्वल टू साई, सो पुट द वैल्यू, इट्स वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साई। So d square psi over dx square becomes equal to minus 4 pi square over lambda square psi. Clear? इतना बन गया भाई, d square psi over dx square is equal to minus 4 pi square over lambda square psi. Clear? Now from de Broglie equation we know that lambda is equal to h over mb. ये डी ब्रोगली इक्वेशन में हमने ड्राइव किया था, और ऐसे भी आपको जानते ही हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की वैल्यू, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपी इज गिवन बाय एच ओवर एम बी। ठीक है, तो एच ओवर एम बी बन गया। तो पुट दिस वैल्यू हियर, लेमडा की जगह पे यहाँ पे पुट करें तो माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये ऊपर था, इसका जब लेमडा एच ओवर एम बी करेंगे तो एम बी स्क्वायर ए वाला टर्म ऊपर चले जाएगी, यानी कि एम स्क्वायर क्या बन गया अब, माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर इंटू साई, ए बन गई इक्वेशन, ए डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू साई। क्लियर? Now considering the particle, now considering the electron behaving as a particle, then the total energy E. अब यहाँ पे आपने मान के चलना, इस इक्वेशन को यहीं छोड़ेंगे भाई, क्लियर, यहाँ छोड़ के चलेंगे। अब पार्टिकल लाइक नेचर पे थोड़ा सी देर समझाएं तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E विल बी द सम ऑफ, ये हमेशा ही आप जानते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू के ई दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पी ई पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम रहती है हमेशा ही। पर आप जानते हैं व्हाट काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट इज इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है 1/2 mv²। सो E बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² पुट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैपिटल V, ठीक है, ये सिंबल दिया सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसमें जो V लगा है वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन सो कैपिटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E, that is capital E is equal to 1/2 mv², that is kinetic energy plus potential energy का सिंबल V। so from here इस V को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा E माइनस V इक्वल टू 1/2 mv², वहीं रहा, ठीक है। अब इसमें से भी 2, जो 1/2 mv² का 2 है, इसको इस तरफ ले आओ तो कितना बन जाएगा mv² इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इंटू E माइनस बी, ठीक है, 2 टाइम्स E माइनस बी। और इसमें से भी यदि m को भी दूसरी तरफ ले जाए तो वो नीचे चला जाएगा, दैट इज v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स E माइनस वी ओवर m। यार v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स E माइनस बी ओवर m। पुट दिस हियर इन दिस इक्वेशन, जहां पे क्या लगा है v² वाली वैल्यू है, ठीक है। इस इक्वेशन में जो हमने बोला था कि अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, यहाँ इस इक्वेशन में आके इसकी v² की जगह ये वैल्यू पुट करें, v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स E माइनस वी ओवर m। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन d² साई ओवर dx² इज इक्वल टू -4π² m², ये वही थे ही -4π² m², v² की जगह 2 टाइम्स E माइनस वी ओवर m। क्लियर, ये एक m से एक m कैंसल, और नीचे वैसा ही पार्ट h² नीचे है और साई है वहाँ लगा हुआ, तो ये वैसे ही रहा। तो ये कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, बच गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ है 4 यहाँ है, तो -8π², एक m बचा, ये कट गया, -8π² m ओवर h², ये वाला h² इंटू ये वाला E माइनस वी इंटू साई, इतना बच गया भाई हमारे पास, क्लियर, ये वाला। तो इधर ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, d² साई ओवर dx² प्लस 8π² m ओवर h² E माइनस वी टाइम्स साई इज इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इज द Schrödinger wave equation for the electron vibrating around the nucleus, but only along x-axis, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स एक्सिस, उसकी अभी मूवमेंट वाइब्रेशन हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही के अलोंग ही मानी है। तो सिमिलर इक्वेशन इफ वी डिफरेंशिएट, यदि हम पूरा ये वाला यहाँ से इक्वेशन को मान के चलें, डी साई ओवर डी वाई मान के चलें, ए साइन 2π ओवर लैम्डा कॉस 2π ओवर लैम्डा वाई मान के यहाँ पे, और दूसरे केस में डी साई ओवर जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग अलोंग दी जेड एक्सिस, डी साई ओवर डी जेड इक्वल टू ए 2π ओवर लैम्डा इंटू कॉस 2π ओवर लैम्डा जेड। इन इक्वेशन को सेम ये सारा पॉइंट प्रोसीजर फिर से रिपीट करें तो वी हैव द सिमिलर इक्वेशन, d² साई ओवर dy² प्लस 8π² m ओवर h² इंटू E माइनस बी साई इक्वल टू 0, एंड थर्ड along the z axis d² साई ओवर dz² प्लस 8π² m ओवर h² इंटू E माइनस बी टाइम्स साई इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई, that is one along the x axis, one along the y axis and one along the z axis, and if we combine these three then there will be a Schrödinger wave equation for the three-dimensional along the three-dimensional जो इलेक्ट्रॉन की तीनों डायमेंशन के लिए इक्वेशन है, यदि हम इसको जोड़ दें तो दैट विल बी दैट डेल स्क्वायर वाई साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस ए जो कांस्टेंट पार्ट होता है ये एक ही बार लिखा जाता है 8π² m ओवर h² E माइनस वी टाइम्स साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंड दिस इज नथिंग बट Schrödinger wave equation for a electron vibrating in a three-dimensional space around the nucleus. Clear? So this is all about this Schrödinger wave equation and the quantum mechanical model. तो ये नया मॉडल भाई जो क्योंकि हमारा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम
यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जो अप्रोच थी वो फेल कर गई थी। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन बाय द डी ब्रोगली इक्वेशन एंड द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उनके द्वारा जो था पॉइंट था उसके उन लॉज को वो सेटिस्फाई नहीं करती थी, तो एक नई क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच अप्लाई की गई विच इज गिवन बाय टू मैन, जैसे हमने कहा था बर्नर हेजनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंजर। तो उस अप्रोच को अप्लाई किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंजर ने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव के अकॉर्डिंग वाइब्रेटिंग, जैसे कहा हमने एक ऐसी रस्सी लें जिसको दो एंड पे बंधी हो, क्लियर, उसको दो एंड हम कहाँ पे बांध दें, पोल्स के ऊपर बांध दें और उसमें वाइब्रेट करें, उसको खींचें, तो उसमें जो वाइब्रेशन होगी, जो वेव्स बनेंगी, दे आर सिमिलर और कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और उसके लिए स्टैंडिंग वेव के लिए जो इक्वेशन अप्लाई होती है वो होती है डेल साई ओवर डेल डी साई ओवर डी एक्स इक्वल टू साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स, where psi is known as the wave function which represents the amplitude of the wave, a is a constant, lambda is the wavelength of the electron and x wavelength of the wave associated with the electron, and x is the axis। आप जानते ही हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ली जाती हैं, तो दिस इज मूवमेंट अलोंग द x एक्सिस, वाइब्रेशन अलोंग द x एक्सिस। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास ए इक्वेशन आती है, फिर हम इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट फ्रॉम दी डी ब्रोगली इक्वेशन, और फिर हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर से टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास 1/2 mv² होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम एक सिंबल कैपिटल वी दे देते हैं। इसको हम फिर दूसरी तरफ टोटल एनर्जी ई की तरफ ले जाके उसको ई माइनस वी बना देते हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/2 mv² रह जाता है। यहाँ से भी हम 2 को भी दूसरी साइड ले जाके 2 टाइम्स ये वाला पार्ट बन जाता है, और यहाँ से फिर m को भी ले जाते हैं जो कि नीचे आ जाता है 2 टाइम्स, यानी कि v² हम की वैल्यू हम निकालते हैं वेलोसिटी की, v² की वैल्यू 2 टाइम्स ई माइनस कैपिटल वी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2m। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ v² की जगह पुट करते हैं और हमारे पास दिस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन अलोंग द x एक्सिस आ जाती है। तो सिमिलर वे में प्रोसीड करने पे हमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस मिल जाती है। इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें, सो वी हैव द फाइनल इक्वेशन दैट इज Schrodinger wave equation. So this is all about this Schrodinger wave equation. Thank you.